हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI क्रैक में। मैं चंदन कुमार। आज हम लोग DC जनरेटर के EMF के बारे में समझेंगे और इसके EMF के फॉर्मूले को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि जो इसका फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर P5ZN बटे में 60A जो दिया हुआ है वो कैसे आता है और इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर EMF के जो फार्मूले को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस फार्मूले में P क्या है। ठीक है, P क्या है, फाई क्या है, Z क्या है, N क्या है, 60 दिया हुआ A क्या है। ठीक, यदि इन पांचों पहलुओं को, इन पांचों शब्दों को यदि हम समझ जाते हैं तो इसके EMF के बारे में समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो आप यहाँ P दिया हुआ है, ये जो P आपको दिख रहा है, P जो होता है आर्मेचर में। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जो जनरेटर में होता है उसमें जनरेटर में कौन कौन भाग होते हैं। देखिए, जनरेटर में पोल होता है। ठीक है, उसके अंदर फ्लक्स होता है। ठीक, फ्लक्स जो होता है उसके अंदर, फिर उसके बाद क्या होता है, एक चालक होता है जिसे हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो उसमें उसके अंदर चालक होता है। उसके बाद क्या होता है, एन होता है। एन यानी आर्मेचर जो घूर्णन करती है उसकी गति, RPM में हम लोग निकालते हैं। उसके बाद होता है ए जो होता है हमारा, वो आर्मेचर में समानांतर रास्तों की संख्या, यानी आर्मेचर में जो जो रास्ता होता है, जो एरिया होते हैं उसकी संख्या होती है ए। ठीक है, और 60 जो होता है, जो आर्मेचर हमारा घूमता है, कितने रनिंग पर मिनट घूमता है, उसके लिए हमने 60 का प्रयोग किया है, यानी मिनट प्रति सेकंड के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक ना, तो आइए सबको बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि P बराबर मशीन में पोलों की संख्या। क्या है, P बराबर मशीन में पोलों की संख्या। ठीक है, जो DC ये मशीन है, जनरेटर है, उसके अंदर पोल होता है, तो P से हम लोग डिनोट करते हैं मशीन में पोलों की संख्या। ठीक है, फाई जो हमारा है चुंबकीय फ्लक्स है पोल पर वेबर में, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से पोल वेबर में। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, उसके बाद है हमारा जेड जो है, जेड है आर्मेचर के कुल चालकों की संख्या। ठीक, यानी आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती है, उसमें चालक जो हमारा कॉपर का जो वाइंडिंग करता है वो क्या है, हमारा चालक है। उसके अंदर जो चालक स्थापित किए जाते हैं उसकी संख्या जो होती है जेड बराबर होती है। जेड बराबर आर्मेचर में कुल चालकों की संख्या। एन बराबर आर्मेचर की गति RPM में या चक्र प्रति मिनट में। ठीक है, ठीक, उसके बाद है हमारा ए बराबर आर्मेचर में समानांतर रास्तों की संख्या। ठीक, क्या है, ए बराबर आर्मेचर में समानांतर रास्तों की संख्या, यानी आर्मेचर है उसके अंदर पैरेलल में जितने भी, जैसे कि रास्ते जो होते हैं, जैसे आप लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग जो पढ़ेंगे उसमें समझाया गया है। ठीक है, कि जो वेव बाइंडिंग होता है उसमें 2 होते हैं और लैप बाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतने होते हैं। ठीक, अब इस चीज़ को हम लोगों ने समझा। अब धीरे आगे इसको देखते हैं। ठीक है ना, अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आप जाने कि आर्मेचर के एक चक्कर में एक कंडक्टर द्वारा काटा गया फ्लक्स। देखिए क्या यहाँ क्या दिया हुआ है कि आर्मेचर के एक चक्कर में एक कंडक्टर द्वारा काटा गया फ्लक्स P5 वेबर में होगा। क्यों, देखिए, जब सबसे पहले समझते हैं, फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में हमने आर्मेचर को घुमाया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आर्मेचर एक रनिंग में कितना काटता है फ्लक्स को। ठीक, आर्मेचर क्या है कि वो रनिंग करता है, घूमने वाला होता है। उस फ्लक्स में हमने घुमाया तो कितने फ्लक्स को काटा। ठीक, काटा गया फ्लक्स P5 यानी पोलों की संख्या हुई और फ्लक्स को उसने काटा, इसलिए P गुणे फाई यानी P5 के रूप में हुआ। ठीक है, इसको ये समझ चुके हैं। हम आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। देखिए, अब वो जो आर्मेचर घूम रहा है फ्लक्स काटने के लिए, उसने एक चक्कर में कितना काटा फ्लक्स, उसको हम लोग देखा क्या, P5 के हिसाब से। ठीक, लेकिन एक चक्कर घूमने में कितना समय लगा उससे हम क्या देखेंगे, T बराबर 60 बाई
एन के हिसाब से, ठीक है। टी बराबर 60/n के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब है कंडक्टर में, एक कंडक्टर में औसतन उत्पन्न ईएमएफ, ठीक है, यानी एक कंडक्टर में कितना ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक। तो हमने एक एक जब फ्लक्स को एक चक्कर में कितना काटा, P5 काटा, उसने कितना काटा, P5 काटा, ठीक। और एक कंडक्टर औसतन उत्पन्न ईएमएफ, औसत निकालने के लिए हम उसके क्या करते हैं कि जितने बार घुमा उससे हम क्या करते हैं, उसको भाग दे देते हैं। तो T बराबर 60/n है, तो P5/T हो जाएगा, ठीक। फ्लक्स घुमा, एक फ्लक्स काटा और कितनी बार, एक चक्कर टाइम के हिसाब से भाग हमने दिया T5/T, और T का मान हमारा कितना दिया हुआ यहाँ पे 60/n। तो हम क्या लिख सकते हैं, P5/60/n लिख सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। T बराबर 60/n है। अब देखिए P5, जो P5 हम यहाँ लिख सकते हैं, n ऊपर चला जाएगा हमारा यहाँ, तो क्या हो जाएगा P5/n/60, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। इतना दूर हम समझ चुके हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है हर एक पैरेलल रास्ते में लगे कंडक्टरों की संख्या, यानी हर एक पैरेलल रास्ते में लगे कंडक्टरों की संख्या। तो जेड क्या है हमारा, कंडक्टरों की चालक में लगे कंडक्टरों की संख्या हमारा। तो हर एक पैरेलल रास्ते में लगे कंडक्टरों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो हम देख रहे हैं जेड हमारा आर्मेचर में चालकों की संख्या है। ये क्या है, जेड क्या है, आर्मेचर में चालकों की संख्या, और आर्मेचर में लगे समांतर रास्तों की संख्या ए है, ठीक है। तो उससे हम निकाल सकते हैं कि हर एक पैरेलल रास्ते में लगे कंडक्टरों की संख्या क्या हो जाएगी, जेड बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर्मेचर, अब ये देखिए यहाँ देखिए, आर्मेचर टर्मिनल के एक्रॉस उत्पन्न ईएमएफ, ठीक है, आर्मेचर टर्मिनल के एक्रॉस उत्पन्न ईएमएफ। तो P5N/60, ठीक। और जब रास्ते क्रॉस काटेगा, यानी इसके क्रॉस में, तो रास्तों की संख्या से हम क्या करेंगे, हर पैरेलल रास्ते में लगे कंडक्टरों की संख्या से जब गुणा करेंगे हम यहाँ, तो क्या हो जाएगा, P5N/60 इंटू ZA बराबर P5ZN/60A, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ईएमएफ है, यानी डीसी जनरेटर के ईएमएफ का ये फॉर्मूला है, P5ZN/60 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ईएमएफ का फॉर्मूला को सिद्ध किया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें।